हेलो साथियों, तो आज एक इकोनॉमिक्स के टर्म मुद्रा को समझने वाले हैं और मुद्रा के सारे प्रश्न को हम करेंगे। तो चलिए देखते हैं एक करके हम मुद्रा के प्रश्न को करने वाले हैं। मनी जिसे हम कहते हैं मुद्रा का मतलब। तो आगे हम जैसे यहाँ पे देखिए प्रश्न है हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। तो मैं तो हिंदी पढ़ती हूँ तो मैं हिंदी में बताऊंगी। जैसे यहाँ पे प्रश्न क्या है पहला, कि निम्नलिखित में से किसे मुद्रा का प्राथमिक कार्य माना जाता है। तो मुद्रा का प्राथमिक कार्य क्या है, तो इसका आंसर बी होगा, विनिमय का माध्यम। आपको पता होगा कि पहले जो है वो बार्टर सिस्टम था, जो आज वो मुद्रा के कारण जो है वो बार्टर सिस्टम ने ले लिया है मुद्रा का स्थान, मतलब बार्टर सिस्टम का स्थान मुद्रा ने ले लिया है। तो ये विनिमय का माध्यम जो है वो प्राथमिक कार्य है मुद्रा का, यानी कि मुद्रा से हम विनिमय करते हैं, लेन देन करते हैं, वही यहाँ पे बताया गया है। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है कि मुद्रा के कार्य में क्या क्या है। तो जैसे देखते हैं कि प्राथमिक कार्य में यही होता है कि वो मीडियम एक्सचेंज करता है, मेजर ऑफ वैल्यू होता है, यूनिट ऑफ अकाउंट होता है। द्वितीय कार्य में क्या होता है कि उसका स्टोर वैल्यू होता है, स्टैंडर्ड ऑफ डिवैल्यूएशन होता है, ट्रांसफर वैल्यू होता है, ये उसका द्वितीय कार्य होता है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ कि वेलोसिटी ऑफ मनी का मतलब होता है कि कितनी तेजी से कितने रुपए जो है दूसरे व्यक्ति को हस्तांतरित हो रहा, उसे हम कहते हैं, जिसमें डिमांड, सप्लाई, मनी, प्राइस सब कुछ पड़ता है। आगे जाके देखते हैं और भी क्वेश्चन होंगे। तो जैसे कि दूसरा यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, दूसरा क्वेश्चन में हम लगाते हैं तो देखते हैं कि मुद्रा के कार्य के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। तो मुद्रा के कार्य के बारे में जो है सही कथन को हम लोग को बताना है। तो इसमें देखना है कि मुद्रा के कार्य के निम्नलिखित कथनों में से हम लोग देखेंगे यहाँ पे जैसे कि दिया हुआ है, मुद्रा के खाते की इकाई लोगों को वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य की तुलना करने की अनुमति है। मुद्रा के खाते की इकाई जो है लोगों की वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य की तुलना करने की अनुमति है। सही में मुद्रा से हम किसी भी वस्तु और सेवा के मूल्य को हम लोग पता करते हैं। और देखते हैं मुद्रा के खाते की इकाई मूल्य के एक समान माप के रूप में कार्य करती है। मुद्रा के खाते की जो इकाई मूल्य एक समान माप के रूप में कार्य करती है, तो ये सही है, दोनों सही है। आगे यहाँ पे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में कि मुद्रा द्वितीय कार्य में निम्नलिखित में से सम्मिलित है सिवाय, यानी कि मुद्रा के द्वितीय कार्य बताना है। प्रथम कार्य तो हम लोग देखे थे, अभी द्वितीय कार्य भी देखे थे। तो भविष्य के भुगतान का मानक जो है ये मुद्रा का द्वितीय कार्य है। क्या है, भविष्य में किसी चीज को देना है मुद्रा का, तो वो जो है वो द्वितीय कार्य है। मूल्य का जो भंडारण, किसी भी मूल्य का हम भंडारण कर रहे हैं तो मुद्रा का द्वितीय कार्य है। और मूल्य का माप भी जो है वो मुद्रा का द्वितीय कार्य है। पर यहाँ जो विनिमय का माध्यम है ये द्वितीय कार्य नहीं है, ये पहला यानी कि फर्स्ट वर्क है। क्या ये फर्स्ट वर्क है, तो इसको ध्यान रखना है, ये नहीं हो सकता है। आगे चलेंगे देखेंगे और भी क्वेश्चन को। यहाँ पे जैसे कि बताया गया है कि मुद्रा का कौन सा कार्य क्रेडिट लेन देन में मदद करता है। कौन सा जो कार्य है क्रेडिट लेन देन में मदद करता है और उधार लेने या देने में सक्षम होता है। तो ये उधार और लेने देने में जो सक्षम होता है वो भविष्य का भुगतान का मानक, भविष्य के भुगतान का मानक क्या है, एक द्वितीय मुद्रा है। और द्वितीय मुद्रा का कार्य है जो कि मतलब किसी भी क्रेडिट कार्ड से लेन देन करने के लिए जो है, जैसे हम किसी क्रेडिट कार्ड से तो भविष्य के भुगतान का ही मानक करते हैं ना, तो वही यहाँ पे इसका सी आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, देखेंगे यहाँ पे क्या बताया गया है कि आवश्यकताओं, मुद्रा दोहरे आवश्यकताओं का संयोग पर काबू पा लेता है जो निम्न की सीमा है। तो ये क्या होगा, ये वस्तु विनिमय प्रणाली होगा। दोहरा वस्तुओं के दोहरा संयोग को ही हम वस्तु का विनिमय प्रणाली कहते हैं। इसका भी आप आंसर कर लेंगे। जैसे कि कोई अपना गेहूं और चावल बदलता है तो उनकी आवश्यकताओं के द्वारा, मतलब किसी को गेहूं चाहिए, किसी को चावल चाहिए, तो उस तरह से उसका बदलाव करता है, उसे ही आवश्यकताओं का दोहरा संगम कहते हैं या वस्तु विनिमय प्रणाली कहते हैं। आगे देखते हैं, मुद्रा के कार्य के निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। तो देखते हैं कि मुद्रा का प्राथमिक कार्य लेखांकन की एक इकाई के रूप में है जो वस्तुओं और सेवाओं की कीमत निर्धारण में मदद करता है। ये सही बात है कि मुद्रा जो है किसी भी वस्तु या सेवा का उसका कीमत क्या है उसको निर्धारण में मदद करता है। फिर आगे हम देखते हैं, तो आगे देखेंगे तो बताया गया है कि भविष्य के भुगतान का मानक क्रय शक्ति को वर्तमान से भविष्य में हस्तांतरित करने में मदद करता है। जो भी सही है, भविष्य कहने से ही समझ में आ जाता है कि कोई भी क्रय शक्ति जो है वर्तमान से भविष्य में हस्तांतरित हो जाएगी। तो ये भी कथन सही है, यानी कि ए और दो, यानी कि सी सही है, एक दो दोनों सही है। आगे देखते हैं, यहाँ पे जैसा बताया कि निम्नलिखित में से किसी जो है वैध मुद्रा नहीं माना जाता है, यानी कि लीगल जो टेंडर मनी नहीं माना जाता है। तो देखते हैं यहाँ पे, जैसे कि बैंक जो नोट होता है उसे हम लीगल टेंडर यानी कि वैध मुद्रा मानते हैं।
सरकार द्वारा जो भी जारी सिक्के किए जाते हैं उसे हम वैध मुद्रा मानते हैं। जो भी डिमांड ड्राफ्ट होता है उस रुकिए नहीं, डिमांड ड्राफ्ट को हम जो है वैध मुद्रा नहीं मान सकते हैं, क्योंकि डिमांड ड्राफ्ट में सरकार का कोई रूल नहीं होता, इसीलिए वैध मुद्रा नहीं है। केंद्रीय बैंक द्वारा जारी किया गया मुद्रा, तो हाँ ये जो है वो वैध मुद्रा है, जो मतलब सरकार से जुड़ा हुआ वो वैध है, ये चीज कहने का मतलब है। यहाँ पे देखिए लेगर टेंडर मनी में जो आरबीआई या गवर्नर इशूड करता है, मैक्सिमम डेबिट होता है, अनलिमिटेड नोट्स कॉइन्स सब होते हैं। स्पॉन्सर स्मॉल कॉइन्स जैसे कि 10 रुपीज 100,000 रुपये, ये सब जो है वो वैध मुद्रा के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देखने वाले हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तो यहाँ पे बस जानना है कि ये मुद्रा के वेग और मुद्रास्फीति के बीच क्या संबंध है। मुद्रा के वेग और मुद्रास्फीति के बीच क्या संबंध है, तो उच्च जो है मुद्रा का उच्च वेग आमतौर पर उच्च मुद्रास्फीति की ओर ले जाता है। मुद्रा का जो उच्च वेग है आमतौर पर उच्च मुद्रास्फीति की ओर ले जाता है, तो ये जो कथन है यही सही है, वेग मुद्रा के वेग और मुद्रा की स्फीति में। कहने का मतलब है कि अगर हम मुद्रा का उच्च वेग करेंगे तो जो मुद्रास्फीति है उसका भी जो है उच्च हो जाएगा, यानी बढ़ता जाएगा, तो ये दोनों का संबंध सही है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देखेंगे कुछ कथन दिए हैं, उन्हें विचार करना है, तो उनमें हम विचार कर लेंगे। तो देखते हैं इसमें दिए गए सही कथनों का हमें विचार करना है, तो पढ़ लेते एक करके। जैसे कि भारत में जो दशमलव मुद्रा प्रणाली जो है 1 अप्रैल 1957 को शुरू हुआ, तो ये कथन तो सही है कि शुरू हुआ था। वे छोटे सिक्कों का जो उपयोग है वो सीमित वैध मुद्रा में केवल 10 रुपए तक के सामान के आदान प्रदान के लिए किया जाता है, तो ये भी सही है। आगे देखते हैं कि जो बड़े यहाँ पे लिखा हुआ कि जो जैसे यहाँ पे कि बड़े सिक्के का उपयोग असीमित वैध मुद्रा में केवल जो है 1,000 रुपए तक के सामान के आदान प्रदान के लिए किया जा सकता है। बड़े सिक्के का जो उपयोग है असीमित वैध मुद्रा में केवल जो है 1,000 रुपए तक के सामान का आदान प्रदान किया जा सकता है, तो ये भी कथन जो है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं, तो यहाँ पे देखेंगे कि मुद्रा आपूर्ति यदि मुद्रा आपूर्ति स्थिर है लेकिन मुद्रा का वेग बढ़ता है तो सकल घरेलू उत्पाद पर क्या प्रभाव पड़ने की संभावना। कहने का मतलब ये है कि मुद्रा की आपूर्ति यानी मनी सप्लाई जो है वो स्थिर है, कितना भी मनी सप्लाई हो रहा है मतलब कि वो टिका हुआ कांस्टेंट है, मगर मुद्रा का जो वेग है वो बढ़ रहा है, तो हमारे जीडीपी में उसका क्या प्रभाव होगा। तो ये जो है इसके जीडीपी में जो हमारा प्रभाव होगा वो सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी भी बढ़ेगा, क्योंकि मुद्रा का वेग बढ़ रहा है तो जीडीपी भी बढ़ेगा, भले ही मुद्रा की जो आपूर्ति है वो अस्थिर रहती हो, तो सी इसका आंसर होगा। आगे देखते हैं इसमें से कौन सा गलत कथन है या सही कथन है उसका पहचान करना है, तो देखते हैं कि इसमें से सारे सही कथन को देखेंगे, तो चलिए देख लेते हैं, करके पढ़ लेते हैं कि भारत में कानूनी निविदा मुद्रा भारतीय स्टॉक एक्सचेंज सेबी द्वारा नहीं, कानूनी निविदा सेबी क्या, वो तो शेयर मार्केट से ना, ये गलत बात है। इसे कानून द्वारा विनिमय के माध्यम के रूप में स्वीकार किया जाता है। सही में मुद्रा को हम कानून के विनिमय से ही स्वीकार करते हैं, किसी भी देश के भीतर मौद्रिक लेन देन के लिए स्वीकार किया जाता है, हाँ ये भी सही है। 50 रुपए के सिक्का का उपयोग 10 रुपए तक के बकाये एक कानूनी निविदा के रूप में हाँ ये भी कथन सही है। तीनों एक छोड़ के बाकी 1 2 3 4 जो है सारे सही हैं। अब इसको थोड़ा सा मिलान करना है, तो मिलान कर लेते हैं, देखते हैं कि इसमें कैसे मिलान करना है, तो देखेंगे कि कार्य और विवरण, तो कार्य और विवरण में देखेंगे कि स्वीकार्यता, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है स्वीकार्यता, स्वीकार्यता क्या है, तो ये जो है मुद्रा को लेन देन के लिए व्यापक रूप से मान्यता प्राप्त एवं विश्वसनीय जो होता है उसे हम स्वीकार्यता कहते हैं। अस्थायित्व क्या होता है, तो मुद्रा को बिना खराब हुए लंबे समय तक चलना जो होता है अस्थायित्व होता है। ऐसे भी समझ सकते हैं, कोई भी चीज़ अस्थायित्व है तो वो लंबे समय तक चलेगा। फिर सुलभता, यह जो है मुद्रा को ले जाना और हस्तांतरित करना आसान होता है। फिर देखते हैं वैकल्पिकता, क्या है कि मुद्रा की प्रत्येक इकाई को समान मूल्य की दूसरी इकाई के साथ भी नियोग होना चाहिए, तो ये तीनों जो है वो सही है, मतलब कि ए नंबर सही है, जो भी मिला हुआ है तो इसको ए नंबर टिक मार लेंगे। आगे देखते हैं, तो यहाँ पे दूसरे क्वेश्चन में हम देखेंगे, तो दूसरे क्वेश्चन में देखते हैं कि जब राष्ट्रीय आय बढ़ती है तो मुद्रा का वेग कैसे बदलता है। जब राष्ट्र की आय बढ़ेगी, देश की आय बढ़ेगी, तो मुद्रा का वेग तो जरूरी है ना कि बढ़ेगा, तो यह बढ़ता है। आगे देखते हैं, यहाँ पे देखेंगे हम कि जैसे कि मुद्रा की मांग के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो मुद्रा की मांग के बारे में देखते हैं कि मुद्रा की मांग होती क्या है, तो जैसे जैसे आय बढ़ती है मुद्रा की मांग भी घटती है, तो गलत है। जैसे जैसे आय बढ़ती है मुद्रा की मांग घटती नहीं है, मुद्रा की मांग बढ़ती है आय बढ़ने से, क्योंकि हमारा देश जो है वो प्रोग्रेसिव टैक्स में चलता है। फिर देखेंगे ब्याज दरों की वृद्धि के साथ मुद्रा की मांग जो है वो बढ़ती है।
तो ब्याज दर अगर बढ़ेगा तो मुद्रा की मांग बढ़ेगी, ये भी गलत कथन है, दोनों गलत है। देखिए इसमें जैसे थोड़ा मोड़ा यहाँ पे समझाया गया तो है, पर समझ पाएंगे नहीं ये नहीं कह सकते। जैसे कि यहाँ पे है कि ये जो इनकम है, नहीं ये नहीं समझा जा सकता। तो आप हम डायरेक्ट यहाँ देखिए, जैसे यहाँ से हम इसको याद कर लेंगे, अगर गलत भी है तो इसमें हम सही ढूंढ लेंगे कि जैसे जैसे आय बढ़ती है मुद्रा की मांग भी बढ़ती है, ऐसा होना चाहिए। ठीक, फिर हम लोग देखते हैं कि जो है ब्याज दरों की वृद्धि के साथ मुद्रा की मांग बढ़ती है। नहीं, ब्याज दर की जब वृद्धि हो जाती है तो मुद्रा की जो मांग है वो घट जाती है। तो इस तरह से याद रख लेना है कि हमें याद रह जाए। आगे चलिए देखते हैं क्या बोला गया है। देखते हैं कि यहाँ पे एक और क्वेश्चन है, तो देख लेते हैं इसको कि यदि यहाँ पे जैसे बताया गया कि यदि मुद्रा की मांग बढ़ रही है तो ब्याज दरों में क्या होने की संभावना है। अगर मुद्रा की अभी हम लोग देखे थे कि मुद्रा की मांग बढ़ रही तो ब्याज दरें जो है वो भी बढ़ेंगी। रुकिए, यदि मुद्रा की मांग बढ़ती है तो ब्याज दरों में क्या होने की संभावना है, यह मानते हुए कि मुद्रा की जो पूर्ति है अपरिवर्तित है, तो ये ब्याज दर भी बढ़ेगी। मुद्रा की जब मांग बढ़ेगी तो अगर माने कि मुद्रा की जो आपूर्ति है वो अस्थिर है, मुद्रा कितना आ रहा जा रहा है उससे कोई मतलब नहीं है, तो उसका मांग बढ़ने से उसकी ब्याज दर, अगर मानिए कि अभी हम लोग पैसा चाह रहे हैं बैंक से, तो बैंक वाला ब्याज दर बढ़ाएगा ही ना। तो वही चीज आगे देखते हैं। यहाँ पे देखते हैं कथन ये सब दिया हुआ है। तो नीचे दिए गए कथनों में से जिनमें एक से अभिकथन है और दूसरे कारण है, तो समझना है इसको। ठीक है, ब्याज दरों में वृद्धि मुद्रा आपूर्ति में गिरावट आती है, तो हाँ सही है। ब्याज दरों में अगर वृद्धि वृद्धि हो जाएगी तो मुद्रा जो हमें जितना पर्याप्त मिल रहा है उससे उससे कम लेंगे। अगर हमें ज़्यादा ब्याज दर पर मिलने लगेगा तो हम क्या करेंगे, मुद्रा का जो आपूर्ति है वो मतलब कि हम घटा देंगे कि नहीं अभी नहीं लेंगे, अभी महंगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि केंद्रीय बैंक सीधे मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित करता है और आर्थिक स्थितियों के आधार पर इसे जो है समायोजित करता है। तो ये जो है वो सही है, आप दोनों सही है, एक दूसरे की व्याख्या नहीं कर रहा है। तो इसमें से देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में कि इसमें से गलत कथन पहचानना है। तो इसमें से गलत कथन कौन सा है, तो इसको पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं, पढ़ते हैं कि यदि मुद्रा की मांग आसान रहती और मुद्रा की आपूर्ति बढ़ जाती तो ब्याज दरों में वृद्धि होने की संभावना थी। नहीं, मुद्रा अगर मांग समान है और उसकी जो मुद्रा की आपूर्ति बढ़ी हुई तो ब्याज दरों में वृद्धि नहीं होती। जब मुद्रा मिली, जो मतलब मनी जब मिल ही रही है तो उसका ब्याज दर बढ़ाने का कोई जरूरत नहीं होता, ये कहने का मतलब। आगे देखते हैं, यदि मुद्रा यानी कि मनी की मांग समान रहती तो मुद्रा की आपूर्ति कम हो जाती है तो ब्याज दरों में कमी होती है, ये भी गलत है। मुद्रा की आपूर्ति कम ही हो जाएगी, पैसा नहीं मिलने लगा तो ब्याज दर बढ़ा दिया जाएगा, बल्कि कम नहीं होगा। आगे देखते हैं कि यदि मुद्रा की मांग बढ़ जाती है और मुद्रा की आपूर्ति बढ़ जाती है तो ब्याज दरें अधिक होने की संभावना नहीं। जब मुद्रा की आपूर्ति बढ़ जाएगी ना तो कभी भी ब्याज दर अधिक नहीं होगा, क्योंकि पर्याप्त मात्रा में मुद्रा मिलने लगेगा तो कभी भी ब्याज दरों को अधिक नहीं किया जाएगा। आगे चलिए देखते हैं, हम और भी क्वेश्चन को पढ़ते हैं। बहुत सारा क्वेश्चन है तो करते जाएंगे। तो देखेंगे निम्नलिखित में से कौन स्टॉक जो है स्टॉक और प्रवाह चर को सही ढंग से अलग करता है। तो स्टॉक और प्रवाह चर को कैसे समझेंगे, देखिए स्टॉक चर को समय के एक बिंदु पर मापा जाता है, जबकि जो प्रवाह चर होता है उसे समय की अवधि पर मापा जाता है। तो स्टॉक चर से याद रखेंगे वो क्या है, स्टॉक चर समय के बिंदु पर मापा जाता है और प्रवाह चर को जो है वो अवधि पर मापा जाता है। तो इससे ही हम इन दोनों को जो है सही ढंग से अलग कर पाते हैं। याद रखें, एक बिंदु और एक अवधि पर मापा जाता है, ऐसा ध्यान रखना है। आगे देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन मुद्रा आपूर्ति के स्टॉक जो है स्टॉक में शामिल नहीं है। तो मुद्रा की आपूर्ति के स्टॉक में शामिल नहीं है तो ये कर्मचारियों को दिए जाने वाला जो मासिक वेतन है वो शामिल नहीं है। तो मुद्रा स्टॉक में शामिल कौन कौन है ये देखेंगे। तो प्रचलन में जो मुद्रा है वो मुद्रा स्टॉक में शामिल रहता है। बैंकों की जो मांग जमा है, बैंकों में जो मांग जमा है वो मुद्रा स्टॉक का मतलब में शामिल है। मुद्रा स्टॉक का मतलब कि ये आयाम है। फिर देखते हैं कि वाणिज्यिक बैंकों द्वारा रखे गए भंडार, जो वाणिज्यिक बैंकों द्वारा जो रखे गए भंडार हैं, वाणिज्यिक बैंक जो जानते हो कि कमर्शियल बैंक कुछ अपने पास रखती ही है रिसीव करके, तो जो है मुद्रा आपूर्ति स्टॉक है। तो ये सारे तीनों सही हैं। ये कर्मचारी को दिया जाने वाला वेतन जो है वो स्टॉक में नहीं आता है, वो प्रवाह चर में आता है। आगे देखते हैं। तो आगे देखेंगे हम कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, पहचानना है। तो यहाँ पे देखें, मुद्रा आपूर्ति एक स्टॉक चर है, जबकि वह मुद्रा जो संचलन है वह प्रवाह चर है। तो ऐसा कहा कि मुद्रा जो आपूर्ति है वह स्टॉक चर है
मुद्रा का संचलन एक प्रवाह चर है, तो ये गलत स्टेटमेंट है, ये सही नहीं है, क्योंकि मुद्रा की आपूर्ति जो है वो स्टॉक चर नहीं, मुद्रा की आपूर्ति जो है वो प्रवाह चर है, और मुद्रा का जो संचलन है वो जो है स्टॉक चर है। ये दोनों अपोजिट लिख दिया गया है। फिर मुद्रा की आपूर्ति और मुद्रा का संचलन दोनों प्रवाह नहीं, जब यहाँ अलग हो सकता था तो यहाँ एक कैसे होगा, गलत हो गया। आगे बढ़ते हैं तो सी नंबर में देखते हैं कि मुद्रा आपूर्ति और मुद्रा चलन दोनों, मुद्रा आपूर्ति और मुद्रा का जो संचलन है दोनों स्टॉक चर है। क्या है, दोनों स्टॉक चर है। मुद्रा आपूर्ति और मुद्रा का संचलन दोनों स्टॉक चर है, हाँ ये सही है, ये दोनों स्टॉक चर है, प्रवाह चर नहीं है, पर ये दोनों स्टॉक चर है। देखिए मुद्रा का संचलन भी आया, मुद्रा का आपूर्ति भी आया, तो स्टॉक चर में मारिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं आगे, हम देखते हैं क्वेश्चन इसका हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, आगे बढ़ के देखेंगे। बोरिंग लग रहा होगा पर सारी चीजें कंटेंट सही है, अगर आपको एग्जाम में इकोनॉमिक्स का ये क्वेश्चन करना है। किसी भी विशिष्ट समय पर मुद्रा की कुल मात्रा M1 M2 इस पर विचार किया जाता है, ये स्टॉक चर में किया जाता है। किस में किया जाता है, स्टॉक चर में किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं कि M1 में शामिल है, तो M1 में क्या क्या शामिल है, देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा M1 में शामिल है। तो M1 में जो शामिल होता है वो सिर्फ जनता के पास मुद्रा जो है M1 में शामिल है, समाधि जमा नहीं, स्वर्ण भंडार नहीं, ट्रेजरी बिल नहीं, सिर्फ जनता के पास मुद्रा है उसे हम M1 में शामिल करते हैं। आगे चलते हैं, थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है पर सच में एक आध दो क्वेश्चन पकड़ ही लीजिएगा। आरबीआई द्वारा शुरू की गई मौद्रिक समुच्चय प्रणाली निम्नलिखित में से क्या शामिल है। तो आरबीआई जो शुरू की गई उसमें शामिल है ये भी, M0 रहता है, MN1 रहता है, MN2 रहता है और NM3 रहता है। तो इस तरह से इसको लगाना है। आगे देखते हैं, आगे और भी पढ़ते हैं तो देखते हैं कि जैसे क्वेश्चन में दिया होगा कि निम्नलिखित कथनों में से सही कथन का आपको पहचान करना है। तो देखिए यहाँ पे जैसे पहला कथन है कि डाकघर क्या है, डाकघर जमा स्टॉक M4 में शामिल है और M3 में शामिल नहीं है। तो इसका जो कथन है वो तीनों सही है और हम लोग तीनों को बढ़िया से समझने वाले हैं। तो याद रखिए कि डाकघर जमा घटक में M4 को शामिल किया जाता है, लेकिन M3 को हम जो है डाकघर में शामिल नहीं करते हैं। इतना ध्यान रखना है कि M3 को डाकघर में चाहिए। फिर देखते हैं डाकघर बचत जमा M2 और M4 दोनों में होता है, यानी डाकघर का जो बचत जमा होता है वो M2 में भी होता है और M4 दोनों में होता है, तो ये इसको भी ध्यान रखने वाला बात है। फिर आगे बढ़ते हैं कि M2 में M1 प्लस जो है M2 में बता रहा है कि M2 में जो है M1 भी रहता है प्लस डाकघर का बचत जमा शामिल है। तो ये जो है तीनों कथन सही है। आगे बढ़ेंगे, आगे देखेंगे कि पुरानी प्रणाली में मुद्रा की आपूर्ति का सबसे व्यापक मापक M3 था। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ के हम देखेंगे कि नई प्रणालियों में मौद्रिक समुच्चय निम्नलिखित में से कौन सा जो है M1 में शामिल नहीं है। नई प्रणाली में मौद्रिक समुच्चय में निम्नलिखित में से कौन सा जो है वो M1 में शामिल, M0 में शामिल नहीं है। तो इसका हो जाएगा आरबीआई के पास बैंकरों की जमा राशि जो है M0 में शामिल नहीं है। बाकी हम देखते हैं कि मुद्रा का जो क्या है, चलन में मुद्रा देख रहे हैं, चलन में मुद्रा यहाँ पे पूछा है कि M0 में न शामिल नहीं है, उसको बताना है। तो एक बात हम ध्यान रखते हैं कि M0 में शामिल क्या क्या है। तो M जो 0 है उसमें शामिल क्या क्या है, तो जो प्रचलन में मुद्रा होती है वो M0 में शामिल होती है। ठीक है, आरबीआई के पास जो बैंकरों की जमा राशि होती है, आरबीआई के पास जो बैंकर जमा रखते हैं वो भी M1 में शामिल होती है। फिर यहाँ पे देखिए बताया गया कि आरबीआई के पास जो अन्य जमा राशियां हैं वो भी M1 में शामिल होती हैं। फिर यहाँ पे देखिए कि बैंकों के पास मांग जमा राशि यानी बैंकों के पास जो मांगने वाली राशि है वो जो है M0 में शामिल नहीं है। तो इस तरह से इसको समझना है। आगे देखते हैं, इस सबको हम थोड़ा अच्छा से समझेंगे क्योंकि ये सबसे क्वेश्चन बनेगा। तो देखिए NM1 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना हमें, तो हम विचार कर लेते हैं और थोड़ा सा समझते हुए कि M1 में जनता के पास मौजूदा मुद्रा M1 यानी कि NM1 में जो है जनता के पास मौजूदा मुद्रा, बैंकों के पास मांग जमा और आरबीआई के पास अन्य जमाएं शामिल हैं। तो आपको याद रखना है कि जो NM1 है उसमें जनता के पास जो भी मुद्रा रहेगा, बैंक के पास जो भी मांग जमा रहेगा या आरबीआई के पास जो भी जमा राशि रहेगी वो सब M1 में आएगी। फिर से याद रख लेंगे, जनता के पास मुद्रा रहेगा, बैंकों के पास मुद्रा रहेगा,
और आरबीआई के रहेगा तो वो M1 में आएगा। तो ये कथन सही है। आगे देखते हैं। MN1 में देखते हैं कि MN1 में जो है मुद्रा आपूर्ति सबसे सरल घटक का प्रतिनिधित्व करता है। तो ये भी सही है कि MN1 में जो मुद्रा आपूर्ति की सबसे सरल घटक का प्रतिनिधित्व करता है। M1 में जो है वो डाकघर जमा शामिल है नहीं। हम लोगों ने यहाँ अभी देखा है कि M1 में क्या क्या शामिल है। M1 में जनता के पास जो मुद्रा है, बैंकों के पास जो मांग जमा है और आरबीआई के पास है, वो सब शामिल है। डाकघर जो बचत है वो शामिल नहीं होता है। इस तरह से इसका आंसर लगाना है। एक और क्वेश्चन यहाँ पे दिया कि भारत में मुद्रा पूर्ति मापने की नई विधि भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई द्वारा कब शुरू किए थे। तो 1998 में जो है उन्होंने नई तरीके से विधि से भारतीय रिजर्व बैंक ने शुरू किया कि मुद्रा का मापन किया जाएगा। चलिए और भी देखते हैं। यहाँ पे बताया गया है कि आप बताइए कि M0 के बारे में लिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए कि M0 जो है, M0 को उच्च शक्ति वाली मुद्रा या मौद्रिक आधार के रूप में जाना जाता है। M0 को उच्च शक्ति या मौद्रिक आधार के रूप में जाना जाता है। तो ये जो कथन है वो सही है। इसे मौद्रिक अधिकार के जाना जाता है क्योंकि यही इसका आधार होता है। इसे जो है प्रचलन में मुद्रा आरबीआई के पास बैंकरों की जमा और आरबीआई के अन्य जमा राशि शामिल होती है। तो ये भी सही है। ये भी जो है सही है। M1 में था कि जनता के पास भी था, बाकी ये सारे रहते हैं। तो M0 में याद रखेंगे प्रचलन में मुद्रा आरबीआई के पास बैंकरों की जमा राशि, आरबीआई के पास अन्य जमा राशि जो है वो सब होती है। आगे बढ़ते हैं। तो दोनों कथन सही है। फिर यहाँ पे बताया गया है कि जो M0 मुद्रा पूर्ति सबसे व्यापक मापक है। तो नहीं, M0 नहीं, M3 जो होता है वो सबसे व्यापक होता है। तो एक दो दोनों कथन सही था। यहाँ पे जो है M1 में शामिल तथ्यों को मतलब सही बताना है कि कौन सा M1 में शामिल होता है। तो हम लोगों ने तो अभी तो पढ़ा है कि प्रचलन में मुद्रा तो रहता है, मांग जमा रहता है, पर संविधिक नहीं रहता है। डाकघर का कोई NM से मतलब M1 से खत्म नहीं है। ये NM1 से डाकघर का कोई संबंध नहीं है। फिर यह समाधि जमा से या समाधि जमा से कोई भी मतलब अंतर नहीं। इसका आंसर सी होगा कि मुद्रा चलन में मुद्रा मांग जमा और आरबीआई के पास अन्य जमा जो है वो NM1 में शामिल है। आगे बढ़ते हैं। बहुत सारा क्वेश्चन है तो करते जाएंगे हम, एक बार तो नहीं कर पाएंगे। तो देखिए और भी करते हैं। जैसे अब MN2 के बारे में देखेंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो देखिए MN2 में जो है M1 के सभी घटक शामिल हैं और साथ ही निवासियों के अल्प समधि राशि और 1 वर्ष में संबंधित परिपक्वता और बैंकों द्वारा जारी किए गए प्रमाण। तो ये सही है कि MN2 में जो है वो M1 तो शामिल रहता है, उसके साथ ही जो है अल्पकालिक समावधि जमा राशि है और संवितता परिपक्वता है। बैंकों के पास जो बैंकों के द्वारा जमा की गई जो प्रमाण शामिल, ये सब शामिल है। आगे देखते हैं। MN2 में MN2 जो है M2 जिसको मैं बोलूँगी जो है M1 से व्यापक है लेकिन M3 से जो है संकीर्ण है। तो ये भी स्टेटमेंट सही है। और आगे देखते हैं। तीसरे स्टेटमेंट को भी पढ़ लेते हैं। गलत है तो क्या हुआ। M2 में निवासियों की दीर्घकालीन समयावधि जमा राशि बैंकिंग प्रणाली चालू राशि बैंकिंग इतना M2 में नहीं आता है। M1 रहता है बाकी अल्पकालिक रहता है, दीर्घकालिक नहीं रहता है। तो ये स्टेटमेंट गलत है, बाकी दोनों सही था। अब हम लोग देखने वाले हैं L1। L का मतलब होता है जो लिक्विडिटी होती है, जो तरलता होती है मुद्रा में, उसके बारे में बताया है कि L1 में जो है LMN3 और डाकघरों के सभी जो जमा को छोड़कर रहता है। तो ये कथन जो है सही है कि L1 जो है उसमें MN3 और डाकघरों में जो सभी जमा है उसको छोड़कर इसमें शामिल रहता है। फिर यहाँ पे बताया गया L2 में जो है MN3 यानी कि MN3 का मतलब कहने का मतलब कि LN1 प्लस सामग्री स्थानों की जमा पूर्ति, ये सब स्टेटमेंट सब गलत है। इतना नहीं रहता है, जो सही रहता है वो सीधा सीधे रहता है। देखिए L3 है, L3 में L2 है। L3 में क्या है, L3 में L2 है और NFC लोगों द्वारा जारी किया गया जो वो है। NFC में लोगों ने जो जमा राशि की है वो L3 में आता है और L2 आता है। तो ये इसका जो है एक और 3 स्टेटमेंट सही है। इसको हम लोगों को मिलाना है तो मिलाएंगे। तो चलिए इसको हम लोग मिला लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे मिलाएंगे हम लोग कि यहाँ पे जैसे कि दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि मौद्रिक समुच्चय और वैकल्पिक उनका नाम क्या है। मौद्रिक समुच्चय और वैकल्पिक नाम। तो पहला जैसे हम मिलाते हैं, तो पहला अगर हम मिलाते हैं तो देखेंगे कि M0 क्या है। तो M0 जो है वो एक आरक्षित रिजर्व मुद्रा होता है M0। फिर MN1
ये क्या होता है, MN जो 1 होता है वो क्या होता है, व्यापक मुद्रा होता है। फिर देखते हैं कि MN2 ये क्या होता है। MN2 जो होता है वो क्या होता है, वो एक नया मौद्रिक समुच्चय 2 होता है। MN3 जो होता है वो एक संकीर्ण मुद्रा होता है। MN3 क्या होता है, एक संकीर्ण मुद्रा होता है। तो इसको बस ध्यान रखना है कि एक क्या है, एक संकीर्ण मुद्रा है। मुझे फिर गलत क्यों लग रहा है, क्योंकि MN3 कभी संकीर्ण मुद्रा नहीं हो सकता। एक मिनट मैं फिर से मिलाती हूँ। देखिए M1 ये तो रिजर्व होता है, पता है, और ये जो ये ना ये व्यापक होगा, बी जो है ये व्यापक होगा। और देखते हैं कि ये जो संकीर्ण मुद्रा हम अगर किसी को कहेंगे तो संकीर्ण मुद्रा हम कह सकते हैं, संकीर्ण मुद्रा हम MN1 इसी को कह सकते हैं। यहाँ पे तो इंग्लिश में सही मिला है, MN2। बोल रही ना कि संकीर्ण मुद्रा हम इसी को, क्योंकि व्यापक मुद्रा हमेशा 3 होता है। तो देखिए यहाँ पे थोड़ा सा घबराइएगा नहीं कि नहीं आ रहा है या कुछ भी, तो सही मिलान करना है। जैसे कि M1 जो आरक्षित मुद्रा होता है, फिर ये जो है NM ये होता है संकीर्ण मुद्रा, फिर ये जो है NM2 ये होता है नया मौद्रिक समुच्चय, और MN3 जो होता है ये एक व्यापक मुद्रा होता है। तो इस तरह से मिलाना है क्योंकि ये सही है। आगे देखते हैं, और भी आगे पढ़ते हैं तो देखेंगे इन सारे कथनों को समझेंगे, क्योंकि ये समझे बिना कुछ तो होने वाला नहीं है। अगर हम अच्छा से नहीं समझ के जाते हैं तो फिर दिक्कत हो जाएगा एग्जाम में। आगे देखते हैं कि MN3 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर मतलब हमें विचार करना है। तो MN3 में क्या क्या होता है, तो देख लेते हैं कि MN जो 3 है, NM3 जो है उसमें NM1 NM2 सभी घटक शामिल हैं। साथ ही निवासियों के दीर्घकालीन समाधि जमा और वित्तीय संस्थानों के कॉल टर्म फंडिंग भी शामिल है। तो ये AM3 के लिए जो है वो कथन सही है। फिर देखते हैं कि NM3 भारतीय अर्थव्यवस्था में मुद्रा का सबसे व्यापक है। हाँ, ये तो स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि सबसे व्यापक है। फिर यहाँ पे बताया गया है कि MN3 समग्र मौद्रिक संसाधनों के रूप में जाना जाता है। तो ये भी सही है, इसीलिए संगठन, तो ये इसका जो तीनों जो स्टेटमेंट सही है। आगे बढ़ते हैं तो देखिए कि किसके नेतृत्व में भारतीय रिजर्व बैंक ने मौद्रिक समुच्चय के लिए एक नया ढांचा पेश किया, जिसमें कई समुच्चय ध्यान केंद्रित किए गए थे। तो वाईवी रेड्डी ने जो है वो एक मौद्रिक समुच्चय का ढांचा पेश किया था, उसमें कई समुच्चयों पर ध्यान केंद्रित किया गया था वाईवी रेड्डी के द्वारा। आगे देखते हैं तो इसको हम देख लेते हैं। यहाँ पे अंतर बताना है, क्या बताना है कि NM2 में और NM3 के बीच जो मुख्य अंतर के बारे में बताना है। तो यहाँ देखेंगे कि NM3 में वाणिज्यिक बैंकों के साथ समावधि जमा, वाणिज्यिक बैंकों के साथ जो है वाणिज्यिक बैंकों के साथ समावधि जमा 1 वर्ष से अधिक, और वित्तीय जो है और वित्तीय संस्थानों द्वारा कॉल या टर्म फंडिंग शामिल है। तो ये सही है कि MN3 में वित्तीय संस्थानों द्वारा कॉल अभी हम लोग देखे ही थे, 1 वर्ष से अधिक भी देखे थे। तो ये MN3 के बारे में सही है। फिर NM2 देखेंगे, वाणिज्य बैंकों के साथ समाधि 1 वर्ष से कम और मांग जमा शामिल है। तो अभी ये भी सही है कि 2 जो है 2 में क्या रहता है, वाणिज्य बैंकों के साथ समाधि जमा रहता है, 1 वर्ष से कम रहता है, और जो है मांग जमा शामिल होता है। आगे बढ़ते हैं, 1 2 3 इसका सही आंसर है, कर लेंगे। इसको हम लोग मिला लेते हैं तो देखते हैं, मिला लेते हैं कि इसमें से कौन सा गलत है और कौन सा सही है। चलिए देखते हैं कि MN3 और L1 के बीच में मुख्य अंतर क्या है। तो MN3 और L1 के बीच में मुख्य अंतर क्या है, तो ये जो है यहाँ पे बताया गया है कि MN3 में समावधि उधार शामिल है, जो कि L1 में नहीं। तो ये गलत है। L1 में डाक घरों के बैंकों की बचत प्रमाणों को छोड़कर सभी शामिल है। ये कथन सही है L1 के संदर्भ में, कि वो डाक बचतों के बैंकों को राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्रों को छोड़कर सभी शामिल होते हैं L1 में। तो ये कथन सही है। आगे बढ़ते हैं, मुख्य अंतर यही है और ये शामिल होता है, ये सब गलत, ये सारे सब कथन रॉन्ग है। मेन पॉइंट यही पढ़ना है कि L1 में जो है डाकघर बचत बैंकों में राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्रों को छोड़कर सभी जो है जमा शामिल है। आगे बढ़ते हैं, तो आगे हम बढ़ेंगे तो देखेंगे और भी क्वेश्चन देख लेते हैं। तो इसमें देखिए क्या बताया गया है क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत में समावधि ऋण देने वाली संस्था का उदाहरण है। तो कौन सा है जो वो मतलब कि लॉन्ग टर्म देता है, ऋण देता है, तो वो इसमें क्या है, IFCI जो है वो समावधि जमा देने वाली उदाहरण वाली संस्था है। इसका 4 केवल सही होगा। और आगे देखते हैं, यहाँ पे क्या बोला कि भारत भारत
निम्नलिखित में से कौन जो है भारत में पुनर्वित्त संस्थान का उदाहरण है, यानी कि रिफाइनेंशियल इंस्टीट्यूट। तो इसमें जो है NHBF, नेशनल हाउस बैंक जिसको कहते हैं, सिडबी भी है, वो भी जो है पुनर्वित्त है, नाबार्ड भी है, पर ये IIB जो है ये नहीं है। बाकी ये चारों पांचों बैंक को आप समझते होंगे, तीनों बैंक को जानते होंगे। फिर यहाँ पे क्रम बताया गया है कि मुद्रा आपूर्ति तरलता माप में सबसे तरल से लेकर सबसे कम तरल तक। सबसे तरल से जो है वो M0, फिर M2, M1, M2, M3, M4, इस तरह से जो है वो तरलता का क्रम है, इसको ध्यान रखना है। फिर यहाँ पे बताया गया है कि भारत में मुद्रा आपूर्ति को मापने के लिए RBI द्वारा प्रयोग किए जाने वाली मुख्य विधि निम्नलिखित में से कौन सी है? तो M3 जो है वो मुख्य विधि है। आगे बढ़ते हैं, तो देखेंगे कि भारतीय औद्योगिक वित्त निगम IFC, भारतीय औद्योगिक निगम IFCI के बारे में निम्नलिखित में कथनों में से विचार कीजिए। ये एक गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी है जो भारत में औद्योगिक क्षेत्र के दीर्घकालीन वित्त पोषण को प्रदान करती है। तो ये सही है कि ये दीर्घकालीन वित्त पोषण प्रदान करती है। यह वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवा विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में है। वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवा विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में है। आगे बढ़ते हैं, यह जो है 1993 में एक सार्वजनिक लिमिटेड कंपनी बन गई। कब बन गई? 1993 में जो है एक सार्वजनिक कंपनी लिमिटेड बन गई। तो ये भी कथन जो है सही है। किसके बारे में बोला जा रहा है? IFCI के बारे में, कि वो जो है 1993 में एक सार्वजनिक लिमिटेड कंपनी बन गई थी। बाकी यहाँ पे ये 4 सही है, 2 सही है और 1 सही है। मैं एक बार और दिखा देती हूँ कि जो ये यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है कि IFCI के बारे में, कि एक जो है गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी है जो भारत में औद्योगिक क्षेत्र के दीर्घकालीन वित्त पोषण प्रदान करती है। तो ये बात सही है। ये वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवा विभाग के प्रशासनिक, ये भी सही है, और ये 1993 में सार्वजनिक लिमिटेड कंपनी बनी। तो ये जो तीनों चारों जो कथन है वो सही है। इसके बारे में, IFCI के बारे में। आगे बढ़ते हैं, जीवन बीमा, भारतीय जीवन बीमा जिसे हम LIC कहते हैं। तो LIC, इसकी स्थापना 1 सितंबर 1956 को हुई थी, सही है। इसका जो स्वामित्व है भारत सरकार के पास है और यह वित्त मंत्रालय की प्रशासनिक इकाई है, तो ये भी सही है। यहाँ पे जैसे दिया हुआ कि इसके 8 क्षेत्रीय कार्यालय हैं, दिल्ली, चेन्नई, मुंबई, हैदराबाद, कानपुर, कोलकाता, भोपाल और पटना। तो ये सही है। इसका मुख्यालय कोलकाता में नहीं है, LIC का मुख्यालय जो है वो मुंबई में है। तो यही स्टेटमेंट रॉन्ग था। आगे देखते हैं, यहाँ पे जैसे अंतर करना है तो देखेंगे कि M1 और M3 में सबसे ज़्यादा तरल क्यों माना जाता है। M1 को जो है M3 से मतलब ज़्यादा तरल क्यों माना जाता है, तो देखते हैं कि M1 में सिर्फ करेंसी और डिमांड डिपॉजिट होता है। तो ये कथन सही है कि M1 में जो है सिर्फ करेंसी और डिमांड डिपॉजिट होता है। M3 में जो है टाइम डिपॉजिट शामिल होता है, जो कि कम तरल होता है। क्या होता है? टाइम डिपॉजिट यानी समाधि शामिल होता है, इसलिए वो कम तरल होता है। फिर M1 का इस्तेमाल तुरंत लेन देन के लिए किया जा सकता है। तो M1 तरल है तो उसका तो तुरंत हम कर ही सकते हैं, तो इसका D आंसर होगा। उपरोक्त में से सभी जो है वो सही है। और भी आगे हम देखेंगे, तो देखते हैं यहाँ पे कि क्या बोला है, सैगोरेंज शब्द का अर्थ क्या है। तो सैगोरेंज जो शब्द है इसका अर्थ है कि केंद्रीय बैंकों द्वारा मुद्रा मुद्रण से अर्जित लाभ। केंद्रीय बैंकों द्वारा मुद्रा मुद्रण से जो अर्जित लाभ, वो सैगोरेंज जो है शब्द का अर्थ है, केंद्रीय बैंकों से मुद्रा मुद्रण से अर्जित लाभ। सैगोरेंज के बारे में लिखने में से कौन सा कथन जो सत्य है? जो सैगोरेंज के बारे में देखेंगे तो यह तब होता है जब पैसे पर अंकित मूल्य उसके उत्पादन लागत से अधिक होता है। यह जो है तब होता है जब पैसे का अंकित मूल्य उसके उत्पादन लागत से अधिक होता है। तब उत्पादन लागत से जो उसका अंकित मूल्य ज़्यादा है तो हम उसे सौरंजन कहते हैं। जैसा कि देखिए आप मुद्रा के प्रकारों के बारे में निम्नलिखित कथनों से विचार कीजिए। मुद्रा के प्रकार के बारे में बताना है। तो मुद्रा के प्रकार के बारे में देखेंगे तो ये सब जो है गलत है। मुद्रा के प्रकार के बारे में जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ कि वाणिज्यिक नहीं, इसे वाणिज्यिक मुद्रा के रूप में नहीं जाना जाता है। M1 और M2 केंद्रीय द्वारा जाना जाता है, तो ये सब गलत है। मुद्रा के प्रकार ये नहीं होते हैं। आगे क्वेश्चन हो गए हैं, तो पूर्ण मुद्रा मूल्य मुद्रा क्या है, यानी कि पूर्ण मूल्य मुद्रा क्या है। तो पूर्ण जो मूल्य मुद्रा क्या है, तो यह वह मुद्रा है जिसका अंकित मूल्य उसके आंतरिक मूल्य के बराबर होता है। जिसके पूर्ण जो मूल्य मुद्रा उसको कहते हैं जिसका मुद्रा का जो अंकित मूल्य जो उस पर दिख रहा है उसके आंतरिक मूल्य के बराबर होता है, उसे हम पूर्ण मूल्य मुद्रा कहते हैं। क्या कहते हैं? पूर्ण मूल्य, फुल बॉडी मनी जिसको हम कहते हैं। आगे देखते हैं टोकन मुद्रा के बारे में। तो टोकन मुद्रा क्या है? तो टोकन मुद्रा को इस प्रकार परिभाषित किया गया है कि
वह मुद्रा जिसका अंकित मूल्य उसके आंतरिक मूल्य से अधिक हो, यानी कि जिस पे वो अंकित किया गया है उसका मूल्य जो है उसके आंतरिक मूल्य से भी अधिक है, उसी हम टोकन मनी कहते हैं या टोकन मुद्रा कहते हैं। तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखना है। आगे बढ़ेंगे और भी देखते हैं टोकन मुद्रा के बारे में, और भी कथन बताया गया कि टोकन मुद्रा के बारे में निम्नलिखित टोकन मुद्रा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो टोकन मुद्रा के बारे में देखेंगे तो इसे जो है सरकारी अधिकारी के कारण स्वीकार किया जाता है। सरकारी जो अधिकारी है उसी के कारण इसको स्वीकार किया जाता है टोकन मुद्रा को। तो ये एक तरह से वैध मनी ही है क्योंकि सरकारी से ला रही है। फिर है मुद्रा का बाह्य मूल्य क्या होता है। मुद्रा का बाह्य मूल्य में, तो मुद्रा का बाह्य मूल्य का मतलब होता है कि लेन देन में मुद्रा का कानूनी स्वीकृति और मूल्य। मुद्रा का बाह्य मूल्य है कि वो कानूनी हो और स्वीकृत मुद्रा हो, जिसे अपनाया गया हो वो मुद्रा हो। तो यही होता है मुद्रा का बाह्य मूल्य। आगे देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। निम्नलिखित कथनों पर हम विचार कर लेते हैं कि यहाँ पे कि अच्छी मुद्रा वह है जिसका अंकित मूल्य उसे आंतरिक मूल्य से कम होता है। अच्छी मुद्रा हम उसे कहते हैं जिसका आंतरिक जो मूल्य से वो कम होता है। अंकित लिखा हुआ कुछ और है और उसका आंतरिक मूल्य से वो कम है, तो वो अच्छी मुद्रा है। खराब मुद्रा जिसका अंकित मूल्य उसके आंतरिक मूल्य से अधिक होता है। आंतरिक मूल्य से अधिक वाला को खराब बोलते हैं, आंतरिक मूल्य से कम वाला को अच्छा मुद्रा बोलते हैं। तो ये दोनों डेफिनेशन है। आगे देखते हैं कि आर्थिक सिद्धांत जो है, आर्थिक सिद्धांत बुरा पैसा अच्छे पैसे के प्रचलन से बाहर कर देता है। इसको किस नाम से जाना जाता है, तो ये ग्रेसम के नियम से जाना जाता है कि आर्थिक बुरा मुद्रा अच्छे पैसे को प्रचलन से बाहर कर देता है, तो इसे ग्रेसर का नियम कहा जाता है। आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ते हैं। ग्रेसर के नियम के अनुसार जो है, यदि किसी देश में सोने के सिक्के आंतरिक मूल्य और अवमूलित कागजी मुद्रा कम आंतरिक मूल्य दोनों प्रचलन हो तो उनकी संभावना क्या है। तो ग्रेसम के नियम से बताया गया कि आंतरिक मूल्य और आंतरिक का मूल्य में तो ये सोने के सिक्के जो हैं जमाखोरी की जाएगी और कागजी मुद्रा का उपयोग किया जाएगा, यही है ग्रेसम के नियम। आगे देखते हैं क्वेश्चन में, महंगी मुद्रा यानी सख्त मुद्रा का मतलब क्या है। तो महंगी मुद्रा का मतलब ऐसी स्थिति जहां पैसे की आपूर्ति सीमित हो, यानी पैसा सीमित मात्रा में मिल रहा हो और ब्याज दरें बहुत अधिक हो, उसे यह महंगी मुद्रा या सख्त का मतलब होता है। जो महंगी हो और बहुत उसकी आपूर्ति सीमित हो। इजी मुद्रा यानी सस्ती, तो ये कम ब्याज दरें होती है। इजी मुद्रा में ब्याज दर ही कम होता है, ये ध्यान रखना है। इजी मुद्रा इसे कहते हैं। सख्त मुद्रा को लागू करने का सबसे अधिक संभावना उच्च मुद्रास्फीति की अवधि क्या होती है। सख्त मुद्रा की नीति को लागू होने की सबसे जो अधिक संभावना है उच्च मुद्रास्फीति की अवधि है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा उपाय सख्त मुद्रा नीति का हिस्सा नहीं है। तो सख्त मुद्रा नीति का हिस्सा है रेपो दर का बढ़ जाना, खुले बाजार में सरकारी प्रतिभूतियों को बेच देना। जो भी खुले बाजार उसमें सरकारी प्रतिभूति को बेचना वो सख्त मुद्रा नीति का हिस्सा है। नगद आरक्षित अनुपात जो है वो भी बढ़ जाएगा, नगद आरक्षित अनुपात बढ़ना। वैधानिक मुद्रा का तरल अनुपात को कम होना नहीं। जब वैधानिक मुद्रा उसका अनुपात नहीं कम होगा सख्त में, वो तरलता उसकी बनी ही रहेगी। आगे देखते हैं फिएट मनी, जैसे फिएट मुद्रा के बारे में लिखते कथन को पहचानिए। तो फिएट मनी के बारे में देखेंगे, इसे जो है कानूनी रूप से विनिमय के माध्यम से प्राप्त किया जाता है। तो ये सही है, फिएट मनी सरकार इसको लाती है, इसे सरकार द्वारा कानूनी निविदा के रूप में घोषित किया जाता है। तो फिएट मनी, ये दोनों कथन इसके बारे में सही है कि ये कानूनी रूप से विनिमय के माध्यम में मान्यता प्राप्त है और इसे सरकार की कानूनी विधेयता के रूप में घोषित किया जाता है। ये यदि लोग इसका उपयोग बंद कर देते हैं तो इसका मूल्य तुरंत कम हो जाएगा। तो ये भी सही है कि इसको अगर हम उपयोग करना बंद कर देंगे तो इसका मूल्य कम हो जाएगा, यही है फिएट मुद्रा। थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन बन सकता है। निम्नलिखित में कौन सा जो है प्रविष्टि मुद्रा का उदाहरण है। तो केंद्रीय बैंक द्वारा जो कागजी मुद्रा है उसे हम प्रविष्टि या फिएट मुद्रा कहते हैं। फिएट को ही प्रविष्टि कहा जाता है। तो केंद्र सरकार द्वारा जारी कागजी मुद्रा को प्रविष्टि या फिएट मुद्रा कहते हैं। प्रतायी मुद्रा का तात्पर्य वह मुद्रा जो विश्वास के आधार पर स्वीकार किया जाता है बिना कानूनी निविदा की स्थिति के, यानी कानूनी निविदा की स्थिति कुछ नहीं है पर उसे विश्वास के आधार पर कर रहे हैं, उसे हम फ्यूडिशरी, इंग्लिश में देख लीजिएगा, फ्यूडिशरी या प्रतायी मुद्रा कहा जाता है। तो ये सबसे थोड़ा क्वेश्चन रहता है तो देखना है। बैंक चेक क्या है कि बैंक चेक का उदाहरण है। तो फ्यूडिशरी जो मनी है जिसे विश्वास के आधार पर लाया जाता है और सरकारी मुद्रा के बिना, तो बैंक चेक का उदाहरण है फिड्यूशियरी मुद्रा जिसे विश्वास पर लाया जाता है, कानूनी निविदा पर नहीं लाया जाता है। आगे बढ़ते हैं तो देखें, किसी भी अर्थव्यवस्था में हॉट मनी के प्रवाह का एक प्रमुख जोखिम है। तो किसी भी अर्थव्यवस्था में अगर हॉट मनी का प्रवाह
एक जोखिम है, तो ये अचानक पूंजी पलायन जिससे वित्तीय अस्थिरता पैदा होती है। क्या होती है? अचानक जो है पूंजी का पलायन होता है जिससे वित्तीय अस्थिरता पैदा होती है। क्या होती है? वित्तीय अस्थिरता पैदा होती है। उसे हॉट मनी के प्रवाह का एक जोखिम कहा जाता है। अचानक पूंजी का पलायन होने से वित्तीय अस्थिरता पैदा हो जाती है, हॉट मनी उसे कहते हैं। यहाँ पे देखिए दुर्लभ मुद्रा का मतलब क्या है? दुर्लभ मुद्रा, तो दुर्लभ मुद्रा का मतलब है कि दुर्लभ मुद्रा एक स्थिर और विश्वसनीय मुद्रा है जो कि कम अस्थिर होती है। दुर्लभ मतलब वो कम अस्थिर है, यानी कि वो स्थिर होती है। दुर्लभ मुद्रा और एक स्थिर और विश्वसनीय मुद्रा को हम दुर्लभ मुद्रा कहते हैं। तो ये याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं तो देख लेते हैं थोड़ा सा कि ये क्या बताया गया है कि दुर्लभ मुद्रा सुलभ मुद्रा के बीच अंतर बताना है। तो दुर्लभ मुद्रा और सुलभ मुद्रा के बीच में अंतर हम बताएंगे तो देखते हैं कि दुर्लभ मुद्रा एक ऐसी मुद्रा है जो संबंधित करती है जिसे अंतर्राष्ट्रीय लेन देन में व्यापक रूप से स्वीकार किया जाता है, जबकि सुलभ मुद्रा अस्थिरता के कारण तेजी से मूल्यह्रास का कारण बनती है। तो ये भी कथन सही है। अधिकांशतः देशों में जो है दुर्लभ मुद्रा है, तो ये भी कथन दुर्लभ मुद्रा को मूल्य भंडार का माना जाता है, जबकि सुलभ मुद्रा को जो है सीमित भंडार है। सही, ये तीनों जो कथन है वो सही है। आभासी मुद्रा को देखेंगे तो आभासी मुद्रा क्या होता है? तो आभासी मुद्रा के बारे में कथनों की पहचान कीजिए। तो आभासी मुद्रा के बारे में हम देखेंगे तो ये इंटरनेट पर आधारित है, तो सही है। इसे ब्लॉकचेन तकनीक का प्रयोग करके बनाया गया, संग्रहित और लेन देन किया जाता है। सही है। इसे क्रिप्टो करेंसी शब्द नामक क्रिप्शन की तकनीकी से, तो हाँ ये सब सही है। और आभासी मुद्रा के बारे में इसे केंद्रीय प्राधिकरण जैसे आरबीआई द्वारा जारी किया जाता है। नहीं, आरबीआई का इसमें कोई रोल नहीं है आभासी मुद्रा में। बिटकॉइन बताया गया है, तो बिटकॉइन तो बहुत पुराना हो गया, क्वेश्चन नहीं बन सकता। आगे चलिए, आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से प्लास्टिक मनी का उदाहरण नहीं है वो बताना है। तो क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, डिमांड ड्राफ्ट जो है वो प्लास्टिक मनी का उदाहरण नहीं है। आगे देखेंगे और भी क्वेश्चन पढ़ेंगे। ई रूपी किस प्रकार की डिजिटल मुद्रा का उदाहरण है? तो ये सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी है ई रूपी। सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी है ई रूपी। आगे बढ़ते हैं। ई रूपी जो है ई रूपी क्रिप्टो करेंसी किस प्रकार भिन्न है? तो वह इसे एक केंद्रीय प्राधिकरण द्वारा जारी और विनियमित किया जाता है। ई रूपी को क्या किया जाता है? केंद्रीय प्राधिकरण द्वारा जारी और विनियमित किया जाता है। डिजिटल रुपए यूपीआई लेन देन को किस तरह अलग करता है? तो यूपीआई के लिए बैंक खाते की आवश्यकता होती है, जबकि ई रूपी के लिए बैंक खाते की आवश्यकता नहीं है। तो डिजिटल यूपीआई में आप अंतर रखेंगे कि यूपीआई के लिए हमें जो है वो बैंक खाते की आवश्यकता, पर ई रूपी में हम बैंक खाते का जरूरत हमें नहीं होता है। किसमें? यू रूपी में बैंक खाते का जरूरत नहीं होता। यही मूल अंतर है यूपीआई और ई रूपी में। पूछा जा सकता है निम्नलिखित में से ई रूपी कौन सा ई रूपी धारण के रूप में सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो मोबाइल वॉलेट में संग्रहित डिजिटल टोकन जो होता है वो ई रूपी को अच्छी तरह से प्रभाषित करता है, वर्णन करता है। मोबाइल वॉलेट में संग्रहित डिजिटल टोकन। आगे बढ़ते हैं, देखेंगे सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी के बारे में निम्नलिखित कथनों की पहचान कीजिए। तो ये भारत की जो है फिएट मनी का डिजिटल संस्करण है। तो ये सही है कि जो सेंट्रल बैंक द्वारा करेंसी चालू किया जाता है वो भारत का फिएट मनी डिजिटल संस्करण है। यह दो प्रकार का होता है, सेंट्रल बैंक से जारी किया जाता है। दो प्रकार का होता है, खुदरा एसबीडी और थोक और थोक जो है सीबीडीसी। ये दो प्रकार का होता है जो डिजिटल करेंसी होती है जो सरकार देती है। खुदरा भी रहता है और थोक भी रहता है, सीबीडीसी जिसको बोला जाता है। 2020 में आधिकारिक तौर पर केंद्रीय बैंक मुद्रा को ही हम सीबीडीसी कहते हैं। लॉन्च करने वाला कौन सा देश पहला देश था? तो ये बहामास था, जिन्होंने पहला जो है सीबीडीसी को लॉन्च किया था। आगे इसका मिलान करना है, तो मिलान तो करने के लिए कुछ नहीं है, फिर भी देख लेते हैं, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। जैसे कि यहाँ पे बहमास जो है वो $100 इसका डिजिटल मुद्रा है। नाइजीरिया का नायरा है। चीन का तो आप जान ही रहे होंगे कि चीन का ये होता है CNY जिसे यन कहते हैं, और भारत का ई रुपया है। इस तरह से मैच करना है। आगे बढ़ते हैं, देखेंगे दुनिया का पहला देश जिसने मतलब कि क्रिप्टो करेंसी को लाया, एल सल्वाडोर। बहुत पुराना हो गया है बात। इसमें ऋण सृजन इस पर निर्भर करता है। प्रारंभिक जमा जो राशि होती है उस पर ऋण, बैंकों का ऋण जो है वो निर्भर करता है। आगे चल के देखते हैं, तो आगे कौन सी संस्था मुख्य रूप से किसी भी अर्थव्यवस्था में ऋण नियंत्रण के लिए जिम्मेदार है? तो ये केंद्रीय बैंक है जो ऋण को नियंत्रण करेगी। किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में उसका केंद्रीय बैंक ही जो है ऋण नियंत्रण को
क्या करता है? नियंत्रित करता है। कौन सा? जो केंद्रीय बैंक द्वारा ऋण नियंत्रण नहीं किया जाता है। तो खुला बाजार परिचालन से किया जा सकता है, बैंक दर नीति से किया जा सकता है, नकद आरक्षित अनुपात से किया जा सकता है। अधिक मुद्रा नोट छापना ये जो है वो नियंत्रण का कोई कार्य नहीं है। ये सब आप एलिमिनेट करके कर लेंगे। ऋण सृजन के बारे में आपको सही कथन बताना है। तो यह अर्थव्यवस्था में मुद्रा आपूर्ति को बढ़ाने के लिए जो है वो ऋण सृजन किया जाता है। मुद्रा आपूर्ति के बढ़ने लगे, पैसा फ्लो होने लगे, इसीलिए हम ऋण का सृजन करते हैं। जब केंद्रीय बैंक नकद आरक्षित अनुपात बढ़ाता है तो क्या होता है? जब केंद्रीय बैंक जो है CRR बढ़ा देता है तो जो ऋण का सृजन है वो घट जाता है। जब अपना CRR बढ़ जाता है केंद्रीय बैंक के द्वारा तो ऋण का जो सृजन होता है वो घट जाता है। ऋण का सृजन ज़्यादा नहीं करना पड़ता। आगे देखते हैं। ये नहीं है, इम्पोर्टेंट नहीं है। राजस्व जमा राशि आवश्यकता अनुपात 10% अधिकतम नहीं, ठीक है। यहाँ पे इसका रेशियो बताना है कि M3 और M1 का प्रयोग करके मुद्रा गुणन की गणना कीजिए। तो मुद्रा गुणन का मतलब होता है M3/M0, ये होता है। आगे देखते हैं क्या बताया गया। आनुपातिक रिजर्व प्रणाली के बारे में लिखित में से कौन सा कथन सही है? तो न्यूनतम रिजर्व में कुल संपत्तियों को कम से कम 2/5 हिस्सा में सोना रखना चाहिए। तो ये सही है, 2/5 में रहता है। फिर आगे बढ़ते हैं, 2/5 रहता है, तो यही कथन सही है, बाकी इसमें सारे गलत हैं। न्यूनतम रिजर्व सिस्टम होता है, इसके संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो इसमें देखेंगे न्यूनतम रिजर्व सिस्टम में जो है RBI को जो है 200 करोड़ के रुपए का सोना और विदेशी मुद्रा भंडार बनाए रखना आवश्यक है, जिसमें कम से कम जो 115 करोड़ रुपए के सोने और 85 करोड़ रुपए विदेशी भंडार होने चाहिए। ये दोनों कथन सही है। सोने का मानक सबसे जो अधिक निकटतम से जुड़ा होता है, सोने के मानक से सबसे अधिक निकटतम से जुड़ा हुआ है। आगे चल के देखते हैं। ये टकसाल के बारे में था कि कहाँ पे किस शहर में जो है टकसाल स्थापित, स्वतंत्र भारत से पहली टकसाल किस शहर में स्थापित की गई थी? तो ये सब सारे देशों में जो हैदराबाद, मुंबई, कोलकाता में थे। नोएडा में जो स्वतंत्रता के बाद आया, तो वही कहने का मतलब है। फिर देखते हैं ये जो स्टार है, स्टार चेन है, ये सब बताया गया। तो ये स्टार चेन जो हैदराबाद का है, ये जो डॉट है वो नोएडा बैंक का है। तो पूछा जाता है क्वेश्चन। फिर देखते हैं कि सिक्के के बारे में निम्नलिखित में से पहचान कीजिए। भारत में सिक्के का भारत सरकार द्वारा ढाला जाता है, सही है। भारत अधिनियम 1000 से अधिक सिक्के ढाले जा सकते हैं, तो ये भी सही है। 1-3। फिर करेंसी नोट प्रेस नासिक बैंक नोट प्रेस देवदास के अधीन काम करता है, तो ये भारत सरकार के अधीन करता है। चाहे वो नासिक हो, चाहे बैंक नोट हो या देवदास हो, सारा भारत सरकार के अंतर्गत कार्य करता है। भारत में यहाँ पे जैसे कि बताया, भारत कागज के नोटों के बारे में लिखने में से तो 1 रुपए के नोट और 2 रुपए के उससे अधिक नोट क्रमशः भारत सरकार RBI द्वारा छापे जाते हैं। 1 रुपए के नोट का प्रावधान मुद्रा अधिनियम 1940 में किया गया है। 1 रुपए से अगर नोट छापना है तो उसका अध्यादेश था 1940 का। फिर आगे देखते हैं तो भारतीय में नोटों की छपाई RBI अधिनियम 1934 के तहत की जाती है, तो ये सही है, तीनों कथन सही है। आगे बढ़ते हैं। तो आगे हम और भी क्वेश्चन है देखने वाले हैं। तो देखते हैं कि नासिक में स्थित करेंसी नोट प्रेस किस प्रकार के करेंसी नोट को तैयार करती है? तो 1 रुपया व अन्य जो मूल वर्ग के नोटों को जो है वो नासिक तैयार करता है। 1 रुपया और अन्य जो रहता है उसके तहत। निम्नलिखित में से यहाँ पे बताना है नेक्स्ट क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में से कौन सी मुद्रण प्रेस भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रा प्राइवेट लिमिटेड द्वारा जो है प्रतिबंधित किया है? तो सालवानी और मैसूर को जो है प्रतिबंधित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे कि थोड़ा सा अच्छा से पढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत में मुद्रण प्रेस नहीं है, वो बताना है। तो यहाँ पे जैसे करेंसी प्रेस नोट नासिक है, नोट बैंक देवदास भी है। यहाँ ये सारे चेन्नई, हैदराबाद, नासिक जो है वो मुद्रा मुद्रण नहीं होता है, बल्कि ये दोनों में ही होता है। फिर आगे देखते हैं कि दिए गए कथनों और उनके कारणों को देखेंगे। तो बैंक नोट प्रेस देवदास मुद्रा नोटों की छपाई के लिए उपयोग की जाने वाली सुरक्षा सियाही उत्पन्न करता है, तो सही है। याद रखेंगे जो देवदास है वो नोटों को छापने के लिए जो स्याही है ना, उसके लिए भी देवदास फेमस है। बैंक नोटों की सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए स्याही आवश्यक है। तो हाँ, ये दोनों जो कथन है वो सही है। आगे बढ़ते हैं। देखते हैं कि भारत में यहाँ पे जैसे लिखा गया कि कौन सा कथन गलत है वो पहचानना है। तो देखते हैं कि इनमें से कौन सा
कि भारत के मुद्रा मुद्रण प्रेस के बारे में लिखने से कथन जो गलत है उसको पहचानना देखते हैं पहचानते हैं। तो यदि यहाँ पे कि करेंसी नोट प्रेस नासिक भारत का पहला प्रेस नोट मुद्रण था, तो ये कथन सही है कि पहला था नासिक वाला पहला था